नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यपीठ यूट्यूब चैनल पर। और आज कवर करने वाले हैं हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके तहत हम देखेंगे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ये पोस्ट है, ये कहाँ से आई है और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसको जनरली हम केक बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म है ना, इसकी मेनली ये यूज की जाती है केग। केग और जो कंट्रोलर है ना, ये टी है इसमें बीच में। तो मेरे कुछ साथी इसको कंट्रोलर समझ लेते हैं, लेकिन ये कंट्रोलर है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसको किस टाइप से इसका जो अर्थ है यूज किया जाएगा। तो अब हम बिना देर किए हुए इसे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये टॉपिक है, ये संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में, कौन सा अध्याय 4 में इसका उल्लेख किया गया है। तो हम आर्टिकल देखते हैं। ये अनुच्छेद 148 से 151 में इसका उल्लेख है। तो हमने देखा ये संविधान के भाग 5 में इसके जो अध्याय 4 है, मीन्स इसमें 4 चीजें हैं। आर्टिकल जो हमारा जो भाग 5 है, इसमें 4 चीजें दी हुई हैं। एक तो इसमें जैसे कार्यपालिका दी हुई है, केंद्र संघ की कार्यपालिका, विधायिका दी हुई है, न्यायपालिका दी हुई है। और इसके बाद जो अध्याय 4 है, उसमें जो केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो ये इस टाइप से संविधान में उल्लेख है। तो एक संवैधानिक बॉडी है, ये एक संवैधानिक आयोग है। ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये जो पद है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पद आया कहां से। ये पद भारत में कहां से आया? जब भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन था ना, ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन की देन है ये भारत को। किसकी देन है साथियों? ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटेन का जब भारत में राज था, तो उस टाइम इस पद को क्रिएट किया गया। उस टाइम इसे इंडियन ऑडिट, उस टाइम क्या हुआ था, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना की। किसकी? हम सबसे पहले जो ये केग जो हमारा टॉपिक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसका जो काम है, जिससे कि इस टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसका काम क्या है? जैसे जो आम जनता है जो टैक्स देती है, मीन्स जो हम भारत की जैसे आम जनता है, तो जो भी लोग टैक्स भरते हैं ना, तो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? भारत की संचित निधि में जाता है। कहाँ जाता है? भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में जाता है ये। और संचित निधि का रक्षक कौन है? संचित निधि का रक्षक यही है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और इसे सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक जो वित्त है ना, जो कि जनता का पैसा है, सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी। सजग प्रहरी ये सजगता से वॉच करता है कि जो जनता का जो धन है, टैक्स पेयर जो कि भारत की जनता है, टैक्स देती है और वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। उसके माध्यम से ही जैसे सरकारी जो भी विभाग हैं, मंत्रियों के पास, वो जितना भी जैसे उसका यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो केग का ये पद है, ये केग है, वो क्या करता है? उन सभी की जांच करता है कि जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा कहीं पे। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाता है सिस्टम के अंतर्गत। तो इसे सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी कहा जाता है। ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट कि सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसको सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा जो संचित निधि, ये संविधान में संचित निधि का उल्लेख है। और जो ये केग का पद है ना, ये भी संवैधानिक पद है। कैसा पद है ये? संवैधानिक पद है। कैसा पद है? कॉन्स्टिट्यूशनल
पद है, ये संवैधानिक पद है। और वर्तमान में हमारे के कौन है? वर्तमान में हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो हम देखते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि, लेकिन ज्यादातर उसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर करंट के होते हैं, या फिर जैसे वर्तमान में संजय मूर्ति हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, तो उनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट केक था वो कौन था? वो थे वी नरहरि राव। कौन? वी नरहरि राव हमारे पहले पूछा जाता है एग्जाम में, या तो फर्स्ट पूछा जाएगा या करंट में, या फिर जैसे हमारे कुछ के नाम हमें पता होने चाहिए। तो 11वें थे विनोद राय। 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? विनोद राय। इसके अतिरिक्त जो 12वें थे वो शशिकांत थे। कौन? शशिकांत। शशिकांत। इसके अलावा जो 13वें थे ना, वो थे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। इसके अतिरिक्त जैसे 14वें है ना, ये कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। क्या थे? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या थे? 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। इसके बाद जैसे जो 15 है ना, वो है वर्तमान में के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति हमारे वर्तमान है। तो हमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखवाए, कम से कम आपको इतने तो पता ही होनी चाहिए, इनके बारे में तो आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने यदि हमसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें कम से कम आइडिया तो रहना चाहिए कि हमारे 4-5 केग ये सब रहे हैं। तो हमारे वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। इसके आने की सबसे ज्यादा संभावना है। और सेकंड, एक जो फर्स्ट है ना, वी नरहरि राव, कभी कभी हमसे सीक्वेंस में भी जमवा लेता है कि 11वां 12वां 13वां 14 नंबर के कौन कौन है। तो इस टाइप से हमें कम से कम इनका तो पता होना चाहिए। अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये पद है ना, ये ब्रिटेन की देन है। तो साथियों, ये कहाँ की देन है? ये है ब्रिटेन की देन। क्या हुआ था उस टाइम? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना की गई थी। और इस पर जो अधिकारी नियुक्त किया गया था ना, वो था ऑडिटर जनरल। कौन था? ऑडिटर जनरल। इसे हिंदी में महालेखाकार कहा जाता था। तो इसे जो ये इसकी हिस्ट्री है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, और जिसकी नियुक्ति कौन करता था? भारत सचिव इसकी नियुक्ति करता था। तो हमें इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है, आपको तो बस इतना समझना है कि ये जो पद है ना, ये ब्रिटेन की देन है। और फर्स्ट में जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग की स्थापना की गई थी, उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो था महालेखागार। बस इतना पता होना चाहिए। इसके बाद हमें देखना है, ये तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है, तो इसको कट कर देते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, जो भारत शासन अधिनियम आया था ना 1935, तो भारत शासन अधिनियम ये भी उस टाइम भी हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश राज ही था। तो भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया, तो उस टाइम क्या किया गया? उस टाइम जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके महत्व और पद में क्या की गई? वृद्धि की गई थी। इसके महत्व और स्तर में क्या की गई दोस्तों? वृद्धि की गई। तो 1935 के एक्ट के द्वारा इसके महत्व और स्तर में वृद्धि की गई, ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी नियुक्ति उस टाइम सम्राट के द्वारा की जाने लगी। और इसी जो 1935 का एक्ट है ना, इसके माध्यम से प्रांतों में क्या किया गया? अकाउंटेंट जनरल। क्या किया गया? अकाउंटेंट जनरल, महालेखाध्यक्ष। इस टाइम पे इस केक को तो कहा जाता था महालेखाकार। क्या कहा जाता था? महालेखाकार। और इसकी सहायता के लिए एक पद क्रिएट किया गया 1935 के एक्ट के तहत, वो था महालेखाध्यक्ष। क्या था? अकाउंटेंट जनरल। महालेखाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को
भारतीय संविधान पूरे तरीके से लागू हो गया। यदि हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन भारतीय संविधान के 15+1 क्या 15+1 मीन्स 16 अनुच्छेद क्या कर दिए गए थे, 16 जो आर्टिकल्स थे वो लागू भी कर दिए गए थे। मैंने आपको ये जानकारी इसलिए बताई है क्योंकि अब अच्छा है ना, आपको कम से कम ये भी पता चल गया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 15+1 मीन्स 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए थे, और जब भारतीय संविधान पूरे तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो हमने क्या कर दिया, हमने जो महालेखाकार था ना, जो कि ब्रिटिश सरकार की देन थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, कैग कर दिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या कर दिया साथियों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस टाइप से जो हमारे ये केग पद है इसकी हमने हिस्ट्री समझी है। इसमें से हमें मुख्यतः तीन चार बातें याद रखनी है कि ये कहाँ की देन है, ब्रिटेन की देन है जो केग का पद है। दूसरी हमें याद रखनी है कि इसमें क्या किया गया, इसमें 1935 का जो एक्ट आया उसके माध्यम से इस पद के महत्व और स्तर में क्या की गई, वृद्धि की गई। उसके बाद इसकी सहायता के लिए अकाउंटेंट जनरल भी रखा गया, महालेखाध्यक्ष। और इसके अतिरिक्त जब हमारा देश का संविधान लागू हो गया तो हमने इस पद का नाम चेंज कर दिया, वो था केग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब हम जानेंगे वर्तमान में जो हमारे संवैधानिक उपबंध है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए, हमारे संविधान में जो उपबंध है अनुच्छेद, जो अनुच्छेदों में कहा गया है वो क्या क्या है, और जो केग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना है, वेतन भत्ते किसके समान है, किस टाइप से हटाया जाएगा, तो हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसी टाइप से एक एक फैक्ट को पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम इस क्लास के बाद इसकी एक पीवाईक्यू की, जो लास्ट ईयर्स में जो पीवाईक्यू इसमें से आए हुए हैं उन सबको भी सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों आपको इस पूरी क्लास में बने रहना है। तो अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमें ना मोटे मोटे सबसे पहले 4 आर्टिकल्स याद होने चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहले इसमें मैं आपको कई सारे आर्टिकल्स बताऊंगी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो तो कम से कम याद रखने हैं। अब वो कौन कौन से हैं हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अनुच्छेद 148 से 151 में क्या है, तो इसमें कहा गया है भारत का क्या होगा, एक केग होगा। ये क्या है, एक सदस्य ही होता है इसमें, बाकी के तो इसकी सहायता के लिए होते हैं, सहायक। वैसे नॉर्मली सिंगल बॉडी निकाय है, क्या है, सिंगल बॉडी निकाय है। तो इसमें क्या होगा, भारत का एक केग होगा, क्या होगा, केग, जिसे क्या बोलते हैं, नियंत्रक वे महालेखा परीक्षक। क्या, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब ये टॉपिक है ना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने ज्यादातर एग्जाम्स में जिनमें इंडियन पॉलिटी आती है उनमें ज्यादातर इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इस टॉपिक को एकदम सॉलिड करना है जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आर्टिकल 148 में है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 149 में इसके कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। किसका, कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पास क्या क्या पावर होती है, इसके क्या कार्य हैं। 150 में देखेंगे इसके जो लेखा होते हैं ना, जो अकाउंट्स होते हैं उसके प्रारूप क्या है, क्या के प्रारूप देखेंगे, क्या फॉर्मेट है ना। इसके बाद आर्टिकल जो 151 है ना, आर्टिकल 151, इसमें जो ये वार्षिक रिपोर्ट देता है ना, वार्षिक रिपोर्ट, एक जो अपना वार्षिक रिपोर्ट देता है ना, क्या देता है, वार्षिक रिपोर्ट। रिपोर्ट है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। आपको एग्जाम में प्रतिवेदन देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, रिपोर्ट को ही प्रतिवेदन बोला जाता है। जो रिपोर्ट होती है ना इसको ही प्रतिवेदन बोला जाता है।
तो आपको इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। न्यू वर्ड्स को देख के इसको क्या यूज किया जाता है, इसके लिए प्रतिवेदन यूज किया जाता है। तो इस टाइप से जो नियंत्रक और महालेखा हमारे इसके जो आर्टिकल्स, आपको ये 4 आर्टिकल याद करने हैं, मैं आपको वापस से रिवाइज करवाती हूँ इनको। आर्टिकल 148 में क्या है, केग, क्या है केग, भारत का एक क्या होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। क्या होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। इसके बाद आर्टिकल 149 में है, इसके कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 150 में क्या है, जो केंद्र और राज्यों के जो लेखा होते हैं ना, उनका प्रारूप दिया गया है। क्या है, जो अकाउंट्स है उनके फॉर्मेट की बात की हुई है। इसके बाद जो आर्टिकल 151 है, इसमें क्या है, इसमें है वार्षिक प्रतिवेदन। क्या, वार्षिक प्रतिवेदन। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ये क्या करता है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। किसे देता है, ये केंद्र और राज्य दोनों के लेखाओं के क्या करता है, परीक्षण करता है। दोनों के अकाउंट्स का क्या करेगा, दोनों के लेखाओं का क्या करेगा, परीक्षण करता है। मीन्स दोनों के, जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के अकाउंट्स का क्या करेगा, ऑडिट करेगा, जांच करेगा। जब ये जांच करेगा ना, जांच करेगा तो अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जांच की, और उस वार्षिक रिपोर्ट को कहां रखेगा, वार्षिक रिपोर्ट को ये रखेगा संसद के समक्ष। मींस वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट है ना, तो उसको तो देगा ये राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे क्या करेंगे, वित्त मंत्री के माध्यम से संसद के पटल पर रखवाएंगे। इसी टाइप से जो राज्यों से रिलेटेड जो रिपोर्ट है ना, उसको ये देंगे किसको, राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। हमारे जो गवर्नर वो होते हैं ना, गवर्नर मींस जो हमारे राज्यपाल होते हैं, तो राज्यों की रिपोर्ट को ये राज्यपाल के समक्ष रखते हैं। फिर राज्यपाल क्या करता है, तो राज्यपाल महोदय उसको जो विधानसभा का जो पटल होता है, विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। तो इस टाइप से ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिवेदन। संविधान में क्या वर्ड की यूज किया हुआ है इसके लिए, प्रतिवेदन, रिपोर्ट के लिए। तो इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ये 4 आर्टिकल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछता है। अब इसके अलावा जैसे आर्टिकल 148A, आर्टिकल 142, 48(2)(3)(4) में इस टाइप से भी दिए हुए हैं। इस टाइप से भी क्या हुआ है, अनुच्छेद दिए हुए हैं। इनमें जैसे अलग अलग बातें की हुई है। जैसे जो केग है, उस जैसे 1 में कहा गया है कि भारत का एक केग होगा। फिर जैसे 2 है, इसमें कहा गया है उसकी शपथ के बारे में। फिर जैसे 3 है, इसमें इसके वेतन भत्तों के बारे में बात की हुई है। तो इस टाइप से जो डीप भी आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। कम से कम हमें ये 4 आर्टिकल्स तो पता ही होने चाहिए। ये याद होने के बाद हमें लगता है कि हमें और करने चाहिए, तो फिर बाकी के आर्टिकल्स याद करने हैं। तो अब हम देखते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जैसे ये संवैधानिक निकाय है, तो जितने भी संवैधानिक निकाय है ना, उनमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया है कि केग की नियुक्ति कौन करेगा, कि भारत के लिए क्या होगा, एक केग होगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब जो राष्ट्रपति है ना, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 63 में कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है ना, कभी भी सिंगल खुद कोई डिसीजन नहीं लेते। क्या करते हैं, मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं कोई भी कार्य। क्या करते हैं, मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं कोई भी कार्य। तो मंत्री परिषद की सलाह से ही यहाँ पर क्या करेंगे, तो डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि राष्ट्रपति जो महोदय कभी भी क्या करते हैं, कभी भी ये क्या है, मंत्री परिषद की सलाह के बिना काम नहीं करते। तो जो केग की नियुक्ति भी मंत्री परिषद की सलाह से ही करेंगे। अब हम ये देखते हैं, जैसे अब ये मंत्री परिषद की सलाह से केग की नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। वैसे एग्जाम में ये नहीं लिखते कि मंत्री परिषद की सलाह से कर रहा है, ये इनडायरेक्टली ये बात सबको पता होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय
औपचारिक प्रधान है देश के, राष्ट्राध्यक्ष है। हमेशा जो वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो कि मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं। तो जो मंत्रिपरिषद है इसमें होते हैं मंत्री, और मंत्रियों के क्या होते हैं, अपने अपने विभाग। क्या होते हैं, अपने अपने विभाग होते हैं। क्या होते हैं, अपने अपने विभाग होते हैं। और विभागों को जो बजट होता है ना, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के माध्यम से जो पैसा है ना, वो संचित निधि से क्या किया जाता है, आवंटित किया जाता है। बजट के माध्यम से जो पैसा आवंटित किया जाता है मंत्रियों के विभागों के लिए ही किया जाता है। तो इस टाइप से अब केग की क्या गारंटी है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कर रहा है उसकी नियुक्ति। तो जिस टाइप से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो वो भी तो जैसे भाजपा सरकार है केंद्र में और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कर रही है, तो क्या होगा, ज्यादातर वो कोशिश करती है कि वो बीजेपी से जुड़े होंगे कहीं ना कहीं वो सभी राज्यपाल जिनकी वो नियुक्ति करेगी। इस टाइप से जो केग का पद है उसकी क्या गारंटी है कि जो केंद्र उसकी नियुक्ति कर रहा है, तो वो जो रिपोर्ट में किसी भी टाइप की गड़बड़ ना करे, तो उसकी क्या गारंटी है। तो इसके लिए क्या क्या हुआ है, तो साथियों इसके लिए एक प्रोविजन किया हुआ है। इसके लिए क्या क्या हुआ है, एक प्रोविजन किया गया है। तो वो प्रोविजन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये रिपोर्ट देता है ना, अनुच्छेद 151 के तहत जो केग रिपोर्ट देता है ना, रिपोर्ट, उसकी जांच कौन करेगा, बाद में उसकी जांच करेगी लोक लेखा समिति। कौन करेगी, लोक लेखा समिति उसकी जांच करेगी। अब ये लोक लेखा समिति ये कहां से आ गई, ये संसद है ना, संसद की 3 जो वित्तीय समिति होती है मुख्य, उनमें से एक है लोक लेखा समिति। क्या, लोक लेखा समिति। क्या, लोक लेखा समिति के बारे में बात करते हैं। 3 समितियों में से एक मुख्य है लोक लेखा समिति। अब वो 3 समितियां कौन कौन सी हैं, वो है प्राक्कलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमिटी भी कहा जाता है। एक है लोक लेखा कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और एक होती है लोक उपक्रम समिति। तो जो लोक लेखा समिति होती है ना, इसमें होते हैं 22 मेंबर। कितने, 22 सदस्य होते हैं, और इनमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं। कितने, 15 तो लोकसभा से होते हैं, और 7 होते हैं राज्यसभा से। किससे, 7 किससे होते हैं, राज्यसभा से। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। जो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है ना, विपक्ष का नेता, विपक्षी नेता, इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। विपक्षी नेता इसका अध्यक्ष होता है। इस टाइप से जो हमारा केग है ना, केग होता है, तो इसकी जो रिपोर्ट है ना वार्षिक, उसकी ऑडिट करेगी क्या, संसद में करेगी लोक लेखा समिति। और इसमें एक तो मंत्रिपरिषद का कोई मेंबर नहीं होता इसके सदस्यों में, ऊपर से क्या होता है, संसद के सदस्य होते हैं, ऊपर से जो विपक्ष का नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ये वापस से इस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में क्या पाई जाती है, सटीकता पाई जाती है। इसलिए लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना इसको। लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, इसका मित्र। लोक लेखा समिति का इसका क्या कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और क्या, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। लोक लेखा समिति का जो केग होता है ना, उसको कहा जाता है मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझाया है क्योंकि जो केग है उसका पद एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, और भारतीय जो हमारा भारत देश है उसमें जो वित्त के जो पहरेदार के रूप में ये काम करता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। इसलिए मैंने इसको बहुत ही डीप और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 148(1) के तहत, और इसका कार्यकाल होता है 6-65। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष या सेवानिवृत्ति की एज मैक्सिमम कितनी, 65 ईयर्स। अब इसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ इसको दिलाएंगे राष्ट्रपति महोदय ही इसको शपथ दिलाते हैं। अब इसके जैसे त्याग पत्र किसको देंगे,
कोई भी संवैधानिक बॉडी है, कोई भी जैसे राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी आयोग है ना, सबके अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। तो जो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ये भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। किसको? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। अब इसको हटाया कैसे जाएगा? जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, उसके न्यायाधीशों या जजों के समान इसको हटाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना हमारा, उसके जैसे न्यायाधीशों को हटाते हैं ना, उसी टाइप से इसको हटाया जाता है। जैसे क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, तो हमने ये समझा था जब सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ा था ना, तो हमने इसको अच्छे से समझा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो यदि हम देखें इसको संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के किससे? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। तो ये इसका जो पूरी जो प्रोसेस है, हमने वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि न्यायाधीशों को किस टाइप से हटाया जाता है। इसी टाइप से हटाया जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। अब जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, त्याग पत्र किसको देता है? तो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, त्याग पत्र भी उसी को ही देता है। और संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। अब हम देखते हैं 148(2) में क्या है। इसकी शपथ की बात की गई है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय ही शपथ दिलाते हैं। अब इसके वेतन जो भत्ते हैं ना, सेवा शर्तें, जिनका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। यहाँ पे ये राष्ट्रपति रॉन्ग है, राष्ट्रपति क्या है? रॉन्ग है। तो इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। और किस में से दिए जाएंगे? ये संचित निधि में से दिए जाएंगे। किस में से दिए जाएंगे साथियों? संचित निधि से दिए जाएंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिए जाएंगे। अब जो इसके जो हमारा जो केक का पद है ना, इसको किसका दर्जा दिया गया है? इसको जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, हमारा जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान इसको दर्जा दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसको दर्जा दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान जब दर्जा दिया हुआ है, तो वेतन भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही होंगे, और उसको हटाया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही जा रहा है। तो मीन्स काफी सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सिमिलर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इसके वेतन भत्ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इसको दर्जा दिया जा रहा है। हटाया भी इसी प्रोसेस से जा रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही क्या होता है? वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। वर्तमान में कितना वेतन है? 2.5 लाख वेतन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। अब हम देखते हैं, जैसे 148(4) में क्या कहा गया है? जो सेवानिवृत्ति, एक क्या करेगा? जो सेवानिवृत्ति के बाद ये किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ना ही कोई सरकारी सेवा ग्रहण करेगा। जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके काम में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। मीन्स कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त जो केग है, संविधान में इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया? संविधान में इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं है। आप भी एक कॉपी और रजिस्टर लेके बैठा करो, और जो भी पॉइंट आपको नहीं पता है उस सबको नोट करना है, जिससे ये टॉपिक हमारे साथ के साथ याद हो जाए। लिखने से ज्यादा याद होता है, तो लिख के याद करने की ज्यादा कोशिश करें टेबल चेयर पर बैठ के। तो इस टाइप से जो योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जनरली हम देखें तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है ना, जनरली हम देखें तो IAS को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, या फिर जो भारतीय लेखा सेवा होती है ना, भारतीय लेखा सेवा का जो अधिकारी होता है ना, उसको नियुक्त किया जाता है। जनरली या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा, या जो भारतीय लेखा सेवा होती है ना, उसके अधिकारी को इस पे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। लेकिन संविधान में इस पद के लिए
योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो संविधान में इस पद की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। अब हम देखते हैं 148(4) में हमने पढ़ा था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। अब आर्टिकल जो 148(5) में क्या है, लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण। अब जो लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, जो केग होगा ना, ये राष्ट्रपति के साथ मिलकर करेगा, क्योंकि लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का हेड कौन होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। तो इसके जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उन सभी के बारे में जो हमारा केग होता है वो राष्ट्रपति के साथ मिलकर डिसीजन लेता है। तो ये आर्टिकल 148(5) में दी गई है ये बात। अब 148(6) में क्या दिया हुआ है, इसमें जो केग कार्यालय के खर्चे हैं ना वो दिए गए हैं। जिस टाइप से जो केग है उसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, उसी टाइप से केग का जो कार्यालय होता है उसके जो खर्चे हैं वो भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये बात किसमें की गई है, केग कार्यालय का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। तो इसके वेतन की बात की हुई है जो अनुसूची 2 है ना, अनुसूची 2 में की गई है। अब हम देखते हैं 149 देखते हैं, जिसमें के जो कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। अब के जो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी शक्ति और कार्यों का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 149 में। ये जो आर्टिकल ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आता है इस टाइप से। अनुच्छेद 149 में क्या है, इसके कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। अब ये अनुच्छेद संसद को क्या है, यह अधिकार देता है कि केंद्र और राज्य के लेखों के रखरखाव एवं व्यवस्थित करने हेतु क्या करे, कानून बनाए। तो ये इन शक्तियों के अंतर्गत जो संसद है ना उसको एक अधिकार दिया हुआ है। अब वो क्या अधिकार है कि केंद्र और राज्यों के जो लेखा है ना, जो अकाउंट्स है, केंद्र और राज्यों के जो अकाउंट्स है ना उनके रखरखाव और उनको व्यवस्थित करने के लिए संसद क्या करे, एक कानून बनाए। तो संसद ने एक कानून बनाया इससे संबंधित 1971 में। क्या कानून बनाया, संसद ने इससे रिलेटेड एक कानून बनाया 1971 में। इसके कार्यों और शक्तियों को लेकर एक कानून बनाया और इस कानून में क्या किया, जो 76 में एक संशोधन किया। 1976 में इस कानून में क्या किया, एक संशोधन किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जिसके बारे में हम आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या संशोधन किया है, 1976 में एक संशोधन किया और लेखांकन और लेखा परीक्षण को क्या कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। जो लेखांकन है ना, अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग, लेखांकन तो इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और जो लेखा परीक्षण है ना, जो अकाउंट्स को ऑडिट करना, अकाउंट्स को क्या करना, ऑडिट करना, मींस इनकी जांच करना। अकाउंट्स को क्या करना, ऑडिट करना, इनकी जांच करना, इनको रिव्यू करना। तो इस टाइप से जो दो चीजें थी, एक तो लेखांकन का काम करता था और एक लेखा परीक्षण करता था। क्या करता था, ऑडिट करता था अकाउंट्स की और एक अकाउंट्स को भी रेडी करना होता था। क्योंकि यदि वो जांच किसकी करेगा, सबसे पहले अकाउंट, कोई भी वित्त का लेन देन किस टाइप से हुआ है, कितने पैसे आए हैं, कितने गए हैं, उस टाइप से जो पूरी निधि होती है उसको पहले तो अकाउंट तैयार किया जाता है, लेखा जोखा तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जांच की जाती है, ऑडिट की जाती है उसकी कि किस टाइप से जो पैसा है किस टाइप से आया गया, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, उसे किस टाइप से यूज किया गया है, उसका कहीं पे दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। तो इस टाइप से अकाउंट्स की ऑडिट की जाती है। तो जो 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें जो लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक पृथक कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जो लेखांकन था ना, इसको किसको दे दिया, इस डिपार्टमेंट को दे दिया, सीजीए को। किसको, सीजीए को, कंट्रोलर जनरल ऑडिटिंग। इस पोस्ट के बारे में हम बाद में देखेंगे। सीजीए को अकाउंटिंग दे दी और जो लेखा परीक्षण है ये दे दिया केग को, मीन्स ये केग के पास रह गए ये वाला डिपार्टमेंट। वर्तमान में जो हमारे केग महोदय जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो क्या करते हैं काम, वो करते हैं साथियों लेखा परीक्षण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं। जो लेखा होता है ना पहले से तैयार होता है, अकाउंट उसकी जांच परीक्षण करते हैं, ऑडिटिंग
ये लेखा परीक्षण का काम होता है वर्तमान में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो हम जैसे कार्य देख रहे थे, पहले तो हमने संसद की शक्ति देखी कि इससे रिलेटेड कोई कानून बनाए, तो उन्होंने कानून बनाया 1971 में, और उसके बाद 1976 में उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया, और जो लेखांकन था और लेखा परीक्षण था दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। और जो हमारा जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसी जो महत्वपूर्ण पोस्ट है उसके लिए क्या कर दिया, ओनली लेखा परीक्षण दिया, ताकि ये अच्छे से उसको जो टाइम का कोई अभाव ना हो और अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे सके, लेखा परीक्षण के काम को बहुत ही शानदार तरीके से निपटा सके। अब हम इसके कार्य देखते हैं। जो हमारा केग है वो क्या क्या काम करता है। तो केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए खर्चों का ये क्या करेगा, लेखा परीक्षण करेगा, उनकी ऑडिटिंग करेगा। जो केंद्र सरकार है, देखिए साथियों, ये ओनली केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, ये राज्यों तक भी ऑडिटिंग करता है। तो ये राज्य सरकार तक भी इसकी पूरी पहुंच है, केंद्र और राज्य दोनों पे इसकी पकड़ है, ओनली संघ पे नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये केंद्र और राज्य द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं ना, संचित निधि से जो भी पैसा लिया जाता है, तो उन सभी का क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है, लेखांकन नहीं करता। लेखांकन हमने क्या है, अलग कर दिया। अब ये लेखा परीक्षण करेगा, ऑडिट करेगा, जांच करेगा। इसके अलावा जो केंद्र और राज्य सरकार के जो राजस्व से संचालित निगम और कंपनी, ये है ना, केंद्र और राज्य सरकार के जो राजस्व, जो रेवेन्यू से जो निगम और कंपनी जो संचालित है ना, उनका भी परीक्षण करेगा। उनका भी क्या करेगा साथियों, परीक्षण करेगा। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल आग्रह करें तो स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण भी क्या कर सकता है, ये कर सकता है। ये भी अच्छे से याद रखने जो काम है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे आरएस एग्जाम में हुआ या और भी जैसे सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, इस टाइप से डायरेक्ट जैसे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा बड़ी बड़ी लाइनों में लिख के दे देता है। तो इस टाइप से केंद्र और राज्य द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व से संचालित निगम और कंपनी के लेखों को परीक्षण करता है। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल आग्रह करे तो क्या कर सकता है, जो हमारी जो स्थानीय निकाय है ना, इनका भी लेखा परीक्षण कर सकता है। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के लेखा प्रपत्र विवरण को क्या है, को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के जो लेखा प्रपत्र विवरण, जो भी जैसे अकाउंट से संबंधित जो भी स्टेटमेंट होता है ना, तो राष्ट्रपति से सलाह मांगता है, तो उसके बारे में उसको राष्ट्रपति को सलाह देता है, क्योंकि ये महालेखा मीन्स अकाउंट्स का अच्छा ज्ञाता होता है। केंद्र के लेखों का विवरण या लेखा परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति से क्या करेगा, संसद के समक्ष रखवाएगा। तो केंद्र के जो लेखे होते हैं ना, जो लेखों का जो विवरण है, मीन्स ये अपनी जो सालाना जो रिपोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा, संघ की रिपोर्ट को, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखवाएगा। इसी टाइप से राज्यों की जो लेखा परीक्षण रिपोर्ट है इसको देगा गवर्नर को, और गवर्नर इसे कहां पे रखवाएंगे, गवर्नर रखवाएंगे राज्य विधानमंडल के समक्ष। इन पॉइंट पे हम पहले भी बात कर चुके रिपोर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं जो लोक सेवा नहीं होते, ये लोक लेखा होती है। क्या होता है, लोक लेखा। लोक लेखा समिति के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके। लोक लेखा समिति को सहयोग प्रदान करता है, इसलिए उसे दिशा निर्देशक, मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। जो लोक लेखा समिति है ना, उसको ये सहयोग करता है, क्योंकि लोक लेखा समिति बाद में इसकी जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। तो लोक लेखा समिति का इसलिए सहयोग भी करता है, और लोक लेखा समिति को इसका मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इस लाइन को अच्छे से याद करना है। क्या कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने जो हमारा केग जो वाली जो पोस्ट थी ना, के कार्य देख लिए और शक्तियां देख ली। तो साथियों अब हम देखेंगे अनुच्छेद 150 में क्या है। अनुच्छेद 150 में केंद्र और राज्य के जो लेखे होते हैं उनका प्रारूप होता है। क्या होता है, केंद्र और राज्यों के लेखों का जो प्रारूप होता है ना, केंद्र और राज्यों के जो अकाउंट्स होते हैं उनका प्रारूप।
तो हम देखेंगे जो 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था ना, उसमें इससे जो ना अब ये केंद्र के लेखे तैयार नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? केंद्र के जो लेखे हैं वो तैयार नहीं कर सकता। जो केंद्र के लेखे तैयार करने की जो पावर थी ना इसके पास से, वो ले ली गई थी। हमने जो 76 में जो अमेंडमेंट पढ़ा था ना, 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था संशोधन, उसके माध्यम से पहले ये क्या करता था, केंद्र राज्य दोनों के लेखों का प्रारूप तैयार करता था, और वर्तमान में ये क्या करता है, ओनली राज्यों के लेखों का प्रारूप तैयार करता है, केंद्र का नहीं करता। तो केंद्र यहाँ से कट जाएगा, क्या नहीं करता, केंद्र के लेखों का प्रारूप तैयार नहीं करता, ओनली राज्यों के लेखों का प्रारूप तैयार करता है। अब 151 में जो इसकी रिपोर्ट है कि वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, उस पर बात की गई है। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके। ये केंद्र की जो रिपोर्ट होती है ना उसको राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से संसद के समक्ष रखवाते हैं, और संसद के समक्ष रखने के बाद जो लोक लेखा समिति होती है ना, लोक लेखा समिति जो कि एक वित्तीय समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के समक्ष रखता है, और लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट को वापस से रिव्यू करती है। इस टाइप से दो बार इसकी जांच होती है। फिर राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसको राज्यपाल को देता है, राज्यपाल भी वित्त मंत्री के माध्यम से विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। तो इस टाइप से हमने जो चारों आर्टिकल्स थे वो अच्छे से देखे, डिटेल में देखे। अब हम देखते हैं जो केक का पद है उसको, इसकी स्थिति क्या है, क्या स्थिति है, तो हम पहले भी देख चुके। इसको सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा उच्च न्यायालय होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा दिया गया है, न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश का दर्जा क्या हुआ है, उसी के समान हटाया जाता है, उसी के समान सैलरी होती है। और इसके अलावा मैंने बताया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। सार्वजनिक वित्त का हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं वापस से बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है इनमें से। सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी, वॉच डॉग, सजग प्रहरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके लिए वॉच डॉग वर्ड का यूज भी करते हैं। अब जैसे इसके जो कुछ आलोचक है ना, इसके लिए कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं इसकी। अब इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, इसकी आलोचना की जाती है कि ये क्या है, एक संवैधानिक पद है। क्या है, एक संवैधानिक नहीं, इसकी आलोचना इस बात पे की जाती है ये क्या है, एक औपनिवेशिक पद है। क्या है, औपनिवेशिक पद है। तो कौन, इसकी आलोचना किस बेस पे की जाती है कि ये क्या है, एक औपनिवेशिक। जो पॉल एच एप्पल भी हुए थे, पॉल एच एप्पल भी हुए थे, बहुत बड़े विद्वान थे राजनीति विज्ञान के। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा इसे औपनिवेशिक पद, क्या कहा, इसे एक औपनिवेशिक पद का दर्जा दिया। इसका औपनिवेशिक पद का दर्जा दिया। क्या कहा कि ये क्या है, एक औपनिवेशिक पद है। इसके अलावा भी इसकी समय समय पर काफी आलोचनाएं की जाती है। जो केक का पद है ना, इसकी ऐसे कहा जाता है कि ये क्या करता है, ये जो जैसे मृत्यु के बाद कोई लाश होती है ना, मृत्यु के बाद कोई शव परीक्षण किया जाता है ना, मीन्स पोस्टमार्टम किया जाता है, शव परीक्षण किया जाता है। तो शव परीक्षण किया जाता है ना, इसकी संज्ञा दी जाती है इसको, क्या, पोस्टमार्टम। कि ये क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, केक का काम क्या है, पोस्टमार्टम का काम है। मीन्स मरने के बाद जब जैसे शव परीक्षण किया जाता है ना, पोस्टमार्टम किया जाता है, वही काम केक का है। इसके कुछ आलोचक बोलते हैं किस टाइप से, कि जैसे जो सरकारी धन है अब वो खर्च हो गया, तो खर्च के बाद जैसे पोस्टमार्टम किया जाता है ना कि भाई क्या हो गया, इसी टाइप से कि सरकारी धन का कहीं पे दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, या फिर इस धन का कैसे कैसे यूज किया गया है, कहीं पे इसका मिसयूज तो नहीं हुआ है। तो उस सब की बाद में खर्च हो जाने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करता है, जांच करता है, और उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, और उसके पास कोई पाबंदियां नहीं होती। केक के पास वो क्या करता है, एक शव परीक्षण का काम करता है। तो इन सभी आलोचनाओं के बाद भी जो केक का पद है वो एक संवैधानिक पद है, संविधान के भाग 5 में उल्लेख है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो कि सार्वजनिक वित्त का सजग प्रहरी है।
इसके अलावा जो केग है ना, जैसे हमारे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो पद है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो ये पद है, तो इसके पास है ना नियंत्रण नहीं है। ये पद है ना ओनली, जैसे हमारा ये पद है, इसमें नाम पर ही नियंत्रक लिखा हुआ है और महालेखा परीक्षक लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअलिटी हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है इसके पास नियंत्रण कुछ नहीं होता। ओनली ये क्या करता है, महालेखा परीक्षक होता है। ये महालेखा परीक्षण का काम करता है, लेखा परीक्षण का काम करता है। इसके पास इससे पैसों को खर्च करने से रिलेटेड, या जैसे संचित निधि से पैसे निकालते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी चार्ज मतलब नियंत्रण नहीं होता इसके पास। ये पैसे को निकालने से रोक नहीं सकता। जब संविधान सभा में जो ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जब पद को सृजित किया जा रहा था, इस पद को जब संविधान सभा संविधान के अंतर्गत रख रही थी, तो जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी थे उन्होंने यही कहा था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और बहुत ही जो भारतीय वित्त है उसका सजग प्रहरी के रूप में काम करेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद है। तो इस टाइप से हमने जो हमारा जो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टॉपिक कवर किया है बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम इसके पीवाईक्यू की क्लास लेके आएंगे और पीवाईक्यू की क्लास के माध्यम से हमने ये टॉपिक जो भी पढ़ा है इसमें लास्ट ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन आगामी जो एग्जाम्स में इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। इसी टाइप से जो अभी पटवार एग्जाम हुआ है इसमें भी हमने जो भी पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी हो या इंडियन पॉलिटी हो, जितने भी टॉपिक कराए हैं एक भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं गया है। तो आप इन क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेज से अपना फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेज को लें और ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी और सफलता सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच।